सर अभी तो 27 है, उसके बाद मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी तो अथॉरिटी शायद उसको चेंज करे डेट। पेमेंट का सर आज ही पता चलेगा, अभी कंफर्म नहीं कह सकता, वो PR अथॉरिटी का काम है, वो उसमें वही बता सकते हैं आपको। अभी फ़िलहाल कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि डेट एक्सटेंड हो रही कि नहीं हो रही। ये नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगी हमें? आप जैसे ADC का हमें नोटिफिकेशन नहीं मिला। अच्छा मैं आपको वो भी बता दूँ, ये पुराना पोर्टल है, आपने क्वेश्चन किया था, पुराना पोर्टल अभी भी यहाँ पे है, साइट चेंज हुई ऊपर नई साइट के ऊपर हमने उसको लिंक दिया हुआ यहाँ पे, ये देखिए ये नीचे दिया हुआ, आप क्लिक करेंगे और साइट आपकी ओपन हो जाएगी, इस पर आपका पुराना डाटा सारा अवेलेबल है। और अभी क्वेश्चन था नोटिफिकेशन वो आपकी PRA की साइट पे अवेलेबल है, pra.punjab.gov.pk करेंगे, वहाँ पे आपको SRO नोटिफिकेशन ईच एंड एवरीथिंग मिलेगा वहाँ पे। ये सारे डाउनलोड्स में आएंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन डाउनलोड लिंक दिया हुआ, ये नोटिफिकेशन है, वेरिफिकेशन है, और ये सेकंड स्केड्यूल भी जी लास्ट 3 मंथ का क्रेडिट नोट आपको 3 मंथ का अवेलेबल नहीं वहाँ पे, आपने सर्च करके देखा उस पर आपके वेंडर को डिक्लेयर है आपकी इनवाइस सी में और उसका नहीं आ रहा, उन्होंने डेट के भी अगस्त से शुरू की है ना, नहीं बोल चेक कर लो। आप यहाँ पे आके नेक्स्ट लेजर में आके अपनी इनवाइस नंबर देके जब सर्च करेंगे अपने पोर्टल पे तो आपको लास्ट ये डेट दी हुई है, पिछले 3 मंथ का रिकॉर्ड आ जाएगा इसमें, जिसके अगेंस्ट आपने क्रेडिट नोट एडजस्ट करना है। सर एक बार सर्च करने का कैसा मैकेनिज्म बताया आपने? वहाँ इनवाइस का भी होती है। इनवाइस नंबर मेंशन करेंगे अपने लेजर में आके, वो इनवाइस आ जाएगी, उसके अगेंस्ट आपने क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट करनी है। सर वो यूज़र में अवेलेबल नहीं है ना मेरे पास क्रेडिट नोट, इसलिए इनवाइस में ये तो सर्विसेज प्रोवाइडर का ना, आपने अगर उसको चेक करना होगा तो आप IT में आ जाइए, मैं आपको उसमें लॉगिन करके आपकी जो इनवाइस है, जो आप जिसका क्रेडिट नोट लेना वो आपको सर्च करके और ऐड करके प्रोसीजर बता दूँगा। अच्छा दूसरा सर ये जो एक PSID हम क्रिएट करते हैं पेमेंट के लिए, जी जी मैं बोलूँ सर PSID जो हम क्रिएट करते हैं ना, पहले तो होता था उसे सर्च में देख लेते थे कि वो पेमेंट हो गई है, कंफर्म हो गई है, अब वहाँ कुछ नज़र नहीं पुराने पोर्टल पे आप लॉगिन करेंगे, वो आपका सारा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, वहाँ से PSID या पुराने पोर्टल से भी जनरेट पुराने से करें या नए से करें, यानी वहाँ से हम देख सकते हैं जी आप कंफर्म देख सकते हैं उसमें आपका स्टेटस PSID। ठीक है सर। जी सर फॉर्मेट आपने बताया उसको मुताबिक सॉरी जो फॉर्मेट आपने बताया उसका MDM का ये ये अटैचमेंट की बात कर रहे हैं आप? जी जी अपलोड नहीं हो रही अभी, मैं यार मैकडोनल्ड वाले की भी की है, अभी KPMG की भी की है और PC होटल वालों की भी की है, उसमें कोई इशू नहीं। बेसिक थोड़ा सा इशू टैक्स पेयर के साथ ये आता है कि वो अपनी एक्सेल की फाइल से जब अपनी अमाउंट्स कॉपी करता है तो फार्मूला भी साथ कॉपी पेस्ट हो जाता है, आप उसको पे स्पेशल करें उसमें कोई इशू नहीं। सर एक और बात बताएगा, इसके अंदर MIS रिपोर्ट बनी है, MIS रिपोर्ट जो कि हमारी FBR में जैसे होती जी है यहाँ पे अवेलेबल है, अवेलेबल है, क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आपने क्लेम किया नहीं किया, सारी चीज़ें आती हैं। ओके यहाँ से आएगी। रिटर्न के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप पूछ लें, उसके फर्दर फिर आप सर एक चीज़ और है, जी जी सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप CM का बता रहे हैं क्रेडिट नोट का, तो इसमें रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड के दोनों यही प्रोसीजर है? सर क्रेडिट नोट आप ले ही रजिस्टर्ड कर सकते हैं, अनरजिस्टर्ड का तो कैसे ले सकते हैं आप क्रेडिट नोट? आप उसके रूल देखें क्रेडिट नोट के एडजस्टमेंट के, वो आपको मेंशन होगा वहाँ पे कि आप सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन का और उसी के अगेंस्ट ले सकते हैं जिसका आपने टैक्स डिपॉजिट करवाया अभी होगा। हमारा जो बिजनेस है ना, हम लोग इंश्योरेंस में हैं, तो जैसे आप भी कोई इंश्योरेंस कराते हैं, हमारे पास गाड़ी इंश्योरेंस कराते हैं, आप तो अनरजिस्टर्ड हो ना, आप स्टेट टैक्स रजिस्टर्ड नहीं, फिर हम अगर आपने बोला रिफंड देने के लिए रिफंड कैसे करूँगा? सर उसको
उसको तो पहले आप रूल्स में देखें, पीआरएन जो रूल्स उसके अप्लाई किए हैं उसमें ये चीज़ एडजस्टेबल है या बिल्कुल नहीं। है। हाँ, वो आप कंसर्न ऑफिसर से पूछ लीजिएगा, अभी उमर साहब बैठे होंगे यहाँ पे उनसे। और सेकंड ये है कि आप विद होल्डिंग जो क्रेडिट नोट है उसी इनवाइस के अगेंस्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं जिसका टैक्स आपने पे किया होगा। अगर आपके इनवाइस के अगेंस्ट विद हेल्ड हुआ है तो उसकी एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलेगी। सेल टैक्स पे करते हैं, हम उसे लेते नहीं हैं, जी, जी। लेते नहीं हैं। आप इंश्योरेंस कराओगे तो आपको मैं लूँगा भी, जी जी, हमने जमा भी कराऊंगा। आप उसको सर्च करके देखें, वो आप कैसे मना कर सकते हो? पोर्टल पे बैक एंड पे चेक है, अगर वो आपको अलाउ कर रहा है तो आप उसको ले सकते हैं। लेकिन इसके रिगार्डिंग आप फिर भी उमर साहब से आप पूछ लीजिएगा रूल क्या कहते हैं इसमें। अच्छा, ये अनेक्सर ए में इनवाइसेस होती हैं। अच्छा, इसमें दो तरह की इनवाइसेस होती हैं इनपुट आपका, एक पीआरए का इनपुट और एक एफबीआर का इनपुट। पीआरए का इनपुट आपको ये लोड इनवाइसेस करेंगे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो पीआरए की जितनी भी इनवाइसेस लास्ट 6 मंथ तक की होंगी आपकी सारी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। आप उसको सेलेक्ट करके क्लेम कर लीजिएगा, उसका इनपुट मिल जाएगा। और अब दूसरी है जो एफबीआर की इनपुट जो है इलेक्ट्रिसिटी का, एसएनजीपीएल का या दूसरी इनवाइसेस गुड्स का, वो आप क्लेम इनवाइसेस अक्रॉस जुरिसडिक्शन करेंगे तो यहाँ पे सर्च करेंगे एफबीआर की लास्ट 6 मंथ का सारा रिकॉर्ड आपका यहाँ पे आ जाएगा। टैक्स पेयर इसी में सर्च कर रहा है लोड इनवाइसेस में कि यहाँ पे हमारा इनपुट का डाटा एफबीआर वाला नहीं आ रहा, ठीक है। आपने उसको एफबीआर का जो अदर किसी का इनपुट आपने क्रेडिट लेना है तो ये क्लेम ये इस ऑप्शन से आपने उसको लोड करनी लगेगा। उसका एक सेपरेट हमारा एक वहाँ पे एक आईडी पिंग बना हुआ है, तो वहाँ से आप उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन नहीं, आप उसमें ऐसा कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं कि अभी आप पीएस की इनवाइस सर्च करना चाहें तो वो आप उसको वेरीफाई कर लें। हमारा एक सेपरेट उसका एक डिपार्टमेंट है, वहाँ से आप उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। नेक्स्ट ये रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है पूछ लें। सॉरी, ठीक है। उसकी सेपरेट आप कह रहे थे ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट सी में मैं आपको बता दूँ मीन के एक इनवाइस आपकी सर्विसेज का उसका विद हैंड पी उसकी एंट्री कह रहे हैं आप। परचेजेस की बता देना बाद में, परचेज इनवॉइस टैक्स के बारे में। इसका भी आपको ये दो ऑप्शन है, सेल की और परचेज की। Purchase इसका की फंक्शन भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, पहले इसकी एंट्री कर लूँ मैं सेल की भाई। अच्छा, ये सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन का हम यहाँ पे एंट्री डालेंगे तो नाम खुद ही फैच कर लेगा उसका। आगे हमने उसकी इनवाइस टाइप सेल इनवाइस, इनवाइस नंबर ऐड कर देंगे, उसका डेट आ जाएगी, टाइप सर्विसेज, जिस सर्विस में आप रजिस्टर्ड हो गया आपको यहाँ पे आ रही होगी, आप उसको सिलेक्ट कर लें। और जिस सर्विस के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हो गया उसी का रेट आगे जो है ना वो रिफ्लेक्ट करेगा आपको। सर ये एचएस कोड हमने टाइप करने होंगे, एचएस कोड आप जिस सर्विस में रजिस्टर्ड होंगे वही आएगा। यहाँ पे फिर आपने ये एचएस कोड आपके बिजनेस के अगेंस्ट जो आपने सर्विसेज ऐड की होंगी वो ऑटो आएंगे यहाँ पे। सर प्राइमरी आएगा कि बाकी भी आएंगे? सर बाकी भी आएंगे, आप सर्विसेज जो प्रोवाइड करें जो आपने ऐड की है अपने प्रोफाइल में वो सारे आ रहे हैं। प्रोफाइल में तो आ रहे हैं लेकिन यहाँ यहाँ पे पे भी एक आ ऑप्शन आ रही है। वो तो ये जिस टैक्स पे का लॉगिन उसकी तो एक ही सर्विस है, वो आपको चेक करवा लीजिएगा। अभी ये देखें इस पे हमने सेल इनवाइस दी, आगे विद हेड के कॉलम में उसने अमाउंट पिक नहीं की। इस इनवाइस को हम सेव करेंगे, ये इनवाइस ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये इनवाइस ऐड सक्सेसफुली। अब इस पार्टी का हमने विद हेड की अमाउंट भी एंटर करनी है तो सेम इंफॉर्मेशन के साथ यहाँ पे टाइप चेंज करेंगे STWH की और सेम इंफॉर्मेशन के साथ हम इसको ऐड करेंगे। सर ये तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है, अगर आप वहीं पे दे देते तो वो हाँ, एक प्रिंट लगा देते हैं। सर ये करने का दो एंट्री डालनी पड़ेगी हमें। जी ये करने का पर्पस ये है कि आपके रिसीप्ट के बाद दो इनवाइसेस शो होंगी। अगर उसने इनपुट FBR में लेना है तो सेल इनवाइस उसकी FBR में आ जाएगी और जिसका उसने पे करना है वो PRA में लोड हो जाएगी। ये पर्पस है इसका मीन करने का इसका। अब इसको सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। ये देखिए एक सेल की इनवाइस होगी और उसी का SWTH की इनवाइस भी ऐड होगी इसमें। अब नेक्स्ट सी में जाके आप लोड करेंगे तो इसी तरह दो इनवाइसें लोड होंगी आपकी, सेल की और सेल SWTH। अगर हम टेम्पलेट से करें तो वन टाइम हो जाएगा।
टेम्पलेट में भी टू एंट्रीज करनी है आपने, सेम प्रोसीजर है ये। आप जिस मंथ यहाँ पे नहीं होगा ऐड आपका, यहाँ पे नहीं होगा। आप उसका इनवाइस नंबर देके इनवाइस सर्च करेंगे, जिस लास्ट 3 मंथ्स में जो इनवाइस होगी वो आपकी होगी, उसके अगेंस्ट आप ऐड एडवर्टाइज कर सकते हैं। उसकी सिंगल एंट्री अपना लॉगिन बताइएगा, मैं आपको उसमें बता दूंगा कैसे होगी। तो इसमें अगर इंटरमीडिएटरी के ऑप्शन नहीं लेते हैं, कस्टमर कर देते हैं, तो वो आप accept नहीं एंड करते। रजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट अगर आप एंड कंज्यूमर करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो एरर दे देगा। ये error दे विद होल्डिंग भी ऐड करने नहीं देगा, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन विद होल्डिंग जो है ना वो एंड कंज्यूमर नहीं कर सकता। करवाने के लिए अपने वेंडर्स का रिकॉर्ड जो है मैनुअल फीड कर देते थे उसमें, लेकिन अब इसमें सिर्फ अनरजिस्टर्ड पर्सन का आप अटैचमेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन एंट्री भी कर सकते हैं, ओनली अनरजिस्टर्ड पर्सन। दोबारा बता दें। होल्डिंग के बारे में सवाल था कि हम बैंक से बिलोंग करते हैं, तो हमारे पास तो हंड्रेड्स ऑफ वेंडर्स हैं जिनकी हम होल्डिंग कर रहे होते हैं। तो हर वेंडर के साथ कम्युनिकेट करना और उनको कहना कि भाई आप ये नई चीज़ सबमिट करना है, वो टाइम नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे वेंडर ऐसे हैं जो कि अनरजिस्टर्ड भी होते हैं, वो रजिस्टर्ड पर्सन भी ऐसे होते हैं जो कि एनआईसी टाइम से सबमिट नहीं कर रहे होते हैं। सर आपके पास टाइम है ना, जितना टाइम तक जितने वेंडर आपके लोड कर देते हैं आप उसको डिपॉजिट करवा दें लोड करके, बाकी नेक्स्ट मंथ में आपके पास ऑप्शन है तो सही का। नहीं सर, और जब आपको एक टाइम आपको किया गया, रिलैक्स किया गया कि आपके पास 4 मंथ का टाइम है कि आप उसको पे कर सकते हैं लोड करके, तो आप नेक्स्ट मंथ में कर लें, उससे नेक्स्ट में कर लें। इशू उसको आएगा जिसने नेक्स्ट सी सबमिट किया, उसको इशू आएगा कि आप पहले उसको होता था कि नेक्स्ट सी उसका हो जाता था लॉक, लेकिन अब हमने थोड़ा सा टैक्स बेस की कंप्लेंट्स के ऊपर उसको रिलैक्स कर दिया गया। मसले फिर यही होगा कि वेंडर आपका सबमिट कर देता नेक्स्ट सी, जब तक आप उसको लोड करके पे नहीं करते उसका नेक्स्ट सी सबमिट नहीं होता, लेकिन अब उसको रिलैक्स कर दिया गया। जी, आप जैसे नेक्स्ट सी सबमिट करेगा आपका वेंडर, आपका नेक्स्ट प्रोसीजर आपका कि आप उसको लोड करें, आप इस मंथ कर लें, नेक्स्ट कर लें, उससे वेरी नेक्स्ट कर लें, वो अब आपके ऊपर। नेक्स्ट से ए में लोड करेंगे ना उसकी एंट्री रजिस्टर्ड पर एस जी बिल्कुल उसको पे करनी। जैसे अभी हमने 2 एंट्रीज की हैं सेल की और SWTS की, आप SWTS की इनवाइस लोड करेंगे वो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट होगी। सर नेक्स्ट ये आपने कहा कि लोड की फाइल आपके पास एक्सेल की मौजूद है, क्या STW की फाइल में लोड कर सकता हूँ जी इसी तरह? बिल्कुल, यही आपको परचेज में है ना, अनरजिस्टर्ड की कर सकते हैं, रजिस्टर्ड की नहीं कर सकते आप। वो उसके लिए मल्टीपल एंट्री है मैनुअल करनी पड़ेगी। आप रजिस्टर्ड पर्सन की तो आपकी ऑटो आ जाएगी, जो अनरजिस्टर्ड का आपने पे करना उसका पहले भी आप मैनुअल फीडिंग करते थे उसमें एक्सेल की फाइल में, अभी भी एक्सेल की फाइल में अटैच करेंगे आप। ठीक है। ऑटो लोड थोड़ा सा आपका ये हो गया कि वो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का ये है कि रजिस्टर्ड की ऑटो लोड हो जाएगी, अनरजिस्टर्ड की जो आपको लोड करनी पड़ेगी अटैचमेंट के। अपलोड पे जाएंगे तो वहाँ से पे खुद आ जाएगी वहाँ पे। सॉरी, अपलोड इनवॉइसेस में जाएंगे तो वहाँ जी खुद आ आप जाएगी। एक्सेल ए में जाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन है लोड करने की इनवॉइसेस की। कंज्यूमर और इंटरमीडिएट जो है इसमें क्या लॉजिक है दोनों? सर आप कुछ सर्विस, अब आप एक टैक्स पे रेस्टोरेंट सेक्टर है, आप वहाँ पे एक सर्विसेज दे रहे हैं, रेस्टोरेंट पे एक क्लाइंट आता है, वहीं पे सर्विसेज वहीं पे उसकी एंड होगी। अब एक सर्विसेज आप दे रहे हैं कि जिसका आपने इनपुट में बाकी पार्टी न्यूट्रलाइजेशन करनी है, तो आप उसको इंटरमीडिएट करेंगे। और सर इसके अगर रिगार्डिंग परचेजेस में जाते हैं तो यहाँ पे रेट का जो कैलकुलेशन है उसमें ही मसला है। क्या इशू आ रहा है सर वहाँ? इसमें इशू ये है कि अगर फर्ज कर लो कि यहाँ पे इंक्लूसिव ऑफसेट एक इनवॉइस आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट ए में इनवॉइस जब कोई भी आता है तो इंक्लूसिव ऑफसेट हम उसको ज्यूम करते हैं। आप जब उसको नेक्स्ट ए में लोड कर रहे हैं वहाँ पे तो मैनुअल एंट्री में यहाँ पे ही आ गया मैनुअल जी जी मैनुअल एंट्री करके देख लेते हैं। अनरजिस्टर्ड की बताइएगा मुझे। सर एक क्वेश्चन जी सर। विदहोल्डिंग के हवाले से है कि हम विदहोल्डिंग कर चुके हैं, कोई विदहोल्डिंग की हमने पेमेंट भी जमा करवा दी CPR आपका, लेकिन उन वेंडर्स ने जो आपने लेगेसी सबमिट नहीं अभी करवाया। आप ये रिपीट क्वेश्चन आपको फिर वही कह रहा हूँ कि अपने पार्ट जो वेंडर है उनको आप इंटीमेट करें कि एवरी मंथ जो है 10 तारीख तक अपना नेक्स्ट सबमिट करें। फर्स्ट मंथ है, इसमें टाइम भी आपको दे दिया गया है कि डेट एक्सटेंड करके, ताकि आप इंटीमेट कर सकें अपने वेंडर्स को कि वो अपना नेक्स्ट सबमिट करें। उनके वो जब सबमिट करेंगे तो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा कहीं पे जब वो अपनी इनवॉइस नेक्स्ट सबमिट करेंगे तो आपके इनपुट में आ जाएगी। अगर आप एज ए विथहोल्डिंग एजेंट है तो आप लोड करेंगे, आपके विथहोल्डिंग एजेंट स्टेटमेंट में आ जाएगी उसकी एंट्री। अगर
अगर आप सर्विसेज प्रोवाइडर हैं और परचेज में आप लोड करेंगे वहाँ पे आपकी वेट होगी। जी सर। सबमिट कर चुके हैं, पेमेंट हमने डिपॉजिट करा दी है, प्रोसीजर आ चुका है। जब मैं नेक्स्ट होल्डिंग की फाइल अपलोड करने जाता हूँ तो वहाँ पर मेरे को लगता है कि मेरी 6 वेंडर हैं जिन्होंने अभी वैकेंसी सबमिट नहीं किया और वो रिटर्न की डेट आ जाती है सबमिशन डेट और वो नहीं करते। सर अब वो आप जो बाद वाला स्टेप वो पहले कर रहे हैं कि अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे हैं, आप वेट करें, 15 डे लास्ट होती है, 10th डे तक बाउंड किया गया टैक्स पे को अपने सी लोड करें, उसके बाद 5 दिन होते हैं आपको डाटा लोड करने के लिए, उसके बाद आपको पेमेंट करनी होती है। अब आप ये करें कि आप फर्स्ट सेकंड को ही चलान बना के जमा करवा दें, और वही ना कि आपने पहले अपने वेंडर्स का रिकॉर्ड नहीं चेक किया कि उन्होंने किस किस ने आपने लमसम अमाउंट, पहले तो मैनुअल एंट्री हो जाती थी ना, ऑल रिकॉर्ड आप मैनुअल रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का सारा डाटा अपलोड कर देते थे। अभी जो आपने डिपॉजिट करवा दी उसके लिए तो कंपाइल करने के लिए अपने सी वेंडर्स को कहीं सबमिट करें ताकि आपके पास वो अवेल हो उतने रिकॉर्ड जितनी आपने पेमेंट की है। और अगर आपके वेंडर मीन के नेक्स्ट मंथ से आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने वेंडर्स को बाउंड कीजिएगा कि 10th तक जो अपनी नेक्स्ट सी सबमिट करें। अगर वो नहीं करते, जितना आपके पास 10th को 11th को जितना डाटा आपके आया उसको आप लोड करें और पे कर दें, बाकी उसको नेक्स्ट मंथ में लोड कर लीजिएगा, नेक्स्ट मंथ पे कर दिया, आपके पास तो ऑप्शन है इस चीज़ की। लेकिन पेमेंट पहले ना कीजिएगा, पहले आप अपना डाटा कंपाइल कीजिएगा फिर कीजिएगा इसको। नहीं, एज पर लॉ जो है तो विथहोल्डिंग हम जो बाद में जमा करेंगे तो वो वायलेशन नहीं होगी। अच्छा, इसमें मैनुअल एंट्री आप चेक कर लें, इसको जो सर्विसेज प्रोवाइड करें उसको ऐड करेंगे, रेट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे 16 डेट्स या 5 116 कर दें। ठीक है, कि आगे भी थर्ड की अमाउंट भी आ गई। अब यहाँ पे ये है कि इनवॉइस जो है 116 का, अगर इसके ऊपर हम 16% लगाएंगे तो 116 और 116 होना चाहिए। नहीं, आप ये यहाँ पे इनवाइस आपकी जो एक्सक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू वो देंगे, उसके ऊपर 16% सिस्टम खुद ही कैलकुलेट कर देगा इसको। आप जो purchase कर रहे हैं 116 नहीं करेंगे आप, अगर 100 रुपीज़ की एक्सक्लूडिंग वैल्यू है तो 100 देंगे, टैक्स कैलकुलेट खुद करेगा आगे उसका 16% या जो भी आप रेट सेलेक्ट करेंगे उसको। अगर हमने विथहेल्ड किया है उसको यहाँ पे शो करना होगा। ये आपका विथहेल्ड ही है, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ जो आपने नेक्स्ट ए में लोड करना है। इंक्लूसिव नहीं करना, सेल टैक्स जी, सेपरेट करना। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आंसर जो आप पूछ स्टेटमेंट उसकी, आप उसका यूज़र है आपके पास अपना, मुझे यूज़र दीजिएगा, ये लगा दूँगी आगे यहाँ पे। कलेक्टिंग एजेंट की बात कर रहे हैं आप, अच्छा उसके रिगार्डिंग क्या इशू आ रहा है? जी सर। इसमें वो ये रहा है कि मैं जब ऐड करता हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूँ 1 by 1 होती है। जब मैं ऐड करने जाता हूँ तो मेरा एड्रेस जो है वो पिक नहीं करता। अगर आप पिक करेंगे आपको आइडिया होगा। ठीक है सर। वो वहाँ पर आ गया। अच्छा, तो थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं कि मैं इसको आगे प्रोसीड नहीं कर सका कि जब भी हम ओपन कर देंगे वहाँ पर हम इंफॉर्मेशन देंगे जिसका हमने डिसाइड किया होगा। जी जी बिल्कुल, वो मैनुअली होगी या उसके लिए फाइल कोई है जो मैनुअल देंगे। अटैचमेंट की भी इसमें चूज फाइल की ऑप्शन है, ये देखिए इसी तरह सेम दी हुई है। और कोड वहाँ वहीं पर हमारे पड़ा हुआ है इसका। आप सर्विसेज प्रोवाइडर की और विथहोल्डिंग एजेंट की और जो कलेक्टिंग एजेंट की फाइल फॉर्मेट सेम ही सेम वहाँ पे दी हुई, अटैचमेंट का प्रोसीजर सेम ही, ऑनलाइन एंट्री कर लें या उसको अटैचमेंट कर लें, तो एक उसमें इसमें ऐसा इशू तो नहीं आता कि लाइक NTN और CNIC आप एक टाइम पे एंटर कर रहे हैं फाइल में तो वो भी error दोनों में से एक देते हैं आप, अच्छा दोनों में से एक दे दें। अगर तो रजिस्टर्ड है तो उसका PRA का NTN नंबर दे दें, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो 999 दे दें, CNIC दे दें, वो एक्सेप्ट कर लेगा और सिस्टम। साथ उसका बंदे का नाम दे सकते हैं। जी बिल्कुल, एडिटेबल आप उसको मैनुअली टाइप कर सकते हैं अनरजिस्टर्ड केस में। रजिस्टर्ड में तो ऑटो पिक कर लेगा ना उसका नेम वगैरह। यहाँ पे एक चैलेंज ये भी आ रहा है कलेक्टिंग एजेंट में, तो प्रायर मंथ की डिडक्शन करके हम डिपॉजिट कराना चाह रहे हैं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि करंट डेट की आप रिपोर्टिंग करें।
ये केस मैंने पहले भी बताया था, रिपोर्टेड है। बैक मंथ का जो डाटा अभी फैच नहीं हो रहा उसमें नहीं बैक मंथ की डिडक्शन हम कलेक्टिंग एजेंट की करके जमा कराना चाहते हैं, लेकिन अगस्त के मंथ में अगर मैं आपको ये करा रहा हूँ तो वो कह रहा है कि ये उसमें जैसे जनवरी या मार्च का कोई डिडक्शन है वो जमा कराना चाह रहा है, वो अगस्त या वो प्रायर मंथ की डेट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो कह रहा है करंट मंथ की डेट आ रहा है। अगस्त के बैक प्रायर पोर्टल पे था ये इशू नहीं था। बैक मंथ की डेट एक्सेप्ट नहीं कर जी, रहा। बिल्कुल। ठीक है, ये रिपोर्टेड है कुछ केसेस और तो पुराने पोर्टल पे ले जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो पुराना पोर्टल जो आपका ऑपरेशनल है विद हेल्ड की पेमेंट और जो कलेक्टिंग एजेंट की आप पुराने पोर्टल से उसको जनरेट कर सकते हैं उसको। सर्विस रेसिपिएंट और सर्विस प्रोवाइडर के डेटा मांगते हैं कलेक्टिंग एजेंट जी जी, तो बैंक स्टेज में ना तो सर्विस प्रोवाइडर है ना ही सर्विस रेसिपिएंट। कलेक्टिंग एजेंट है आपका, सिर्फ जस्ट आपने अपने जो पार्टीज की एंट्रीज करनी है और डिपॉजिट करवा देना। आप उसमें क्या नाम है अपने ही नाम डालना बिल्कुल है, किस में है वो तो पार्टीज की डिटेल आएगी ना, जो आपके मीन के जिसका टैक्स विद हेल्ड करेंगे डिटेल्स में उनकी डिटेल आएगी। ऊपर तो आपका आप रजिस्टर्ड है बैंक, जैसे बैंक ऑफ पंजाब है, ऊपर तो अभी होल्डिंग एजेंट का सभी का नाम आ रहा होगा ना ऊपर, नीचे पार्टीज की डिटेल आएगी। सॉरी, बस तो अटैचमेंट कर लें उसमें, अटैचमेंट की ऑप्शन तीनों में है। जी, कलेक्टिंग एजेंट में भी अभी मैंने दिखाई थी, वहाँ पे भी है और सेल की रिटर्न में भी है और परचेजेस में भी है। सर ये सेम जैसे अभी मैंने आपको सी का बताया है ना, सेम सिनेरियो कलेक्टिंग एजेंट का भी है। अपना डाटा मैनुअल फीड करें, चूज फाइल में जाके अटैच करें और इंपोर्ट करें। जो आपको इश्यूज आ रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए उसमें अगर जो आपको इशू आ रहा है आप नोट डाउन कर लें, पॉइंट्स बना लें, आईडी में आप आ जाइएगा, मैं उसको आपको बता दूँगा उसके साथ। अब इसके आगे चीज़ क्लियर कर दीजिएगा, अगर लेट्स सपोज एक बंदा एक पार्टी है जो कि रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड वाइस वर्सा, हम उसको गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, रजिस्टर्ड को अनरजिस्टर्ड कर देते हैं, सिस्टम उसको वहीं पे रिस्ट्रिक्ट कर देगा, वो एरर दे देगा आपको, Error देगा। रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का एरर दे देगा। ठीक है वो अपलोड नहीं अब जैसे आप अभी होल्डिंग इन एक्सेल ए में जाके एंट्री करेंगे, मैनुअल सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा उसमें, अटैचमेंट पे भी नहीं करेगा और उसमें ऑनलाइन भी नहीं करेगा। जस्ट अनरजिस्टर्ड पर्सन की एंट्री करेंगे तो वो आपको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अच्छा सर, रजिस्टर्ड से डिलिस्ट हो जाते हैं कोई सी रीजन की वजह से, तो वो रजिस्टर्ड पे अप्लाई करेगा फिर उसको नहीं, उसमें डिलिस्ट का मतलब आप समझ जाएगा कि मैं समझ गया हूँ। अगर पीआर में लास्ट 3 मंथ में से आपने कोई रिटर्न नहीं फाइल की तो वो सिस्टम आपको इनएक्टिव कर देता है। उस सिनेरियो में वो सिस्टम आपको ऑनलाइन डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो एंट्री करने देगा करने देंगे। वहाँ पे। तो वो फिर बिना आपका registered नहीं है। इंटरनली है कि आप अपने वेंडर का टैक्स बिल किस बेस पे करते हैं, एक्टिव या इनएक्टिव बेस पे डिडक्शन करते हैं, वो आपका इंटरनली मीटिंग करते हैं। ठीक है सर, इसके रिगार्डिंग भी आगे क्वेश्चन। कलेक्टिंग एजेंट के रिगार्डिंग आपके प्रायर पोर्टल के ऊपर आपके ऑनलाइन वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन है जहाँ पे इनवाइस को वेरीफाई किया जाता है, आईरेस को ये देखिए मेंशन किया कलेक्टिंग एजेंट इनवॉइस वेरिफिकेशन। आप इसको थोड़ा सा स्टडी करें साइट को, इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको काफ़ी चीज़ें इस पर मिलेंगी जो आपकी हेल्पफुल करेंगी। इसमें हमने यहाँ पे यूज़र गाइड की दिया हुआ नीचे, और किसी को समझ ना आए तो स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे PDF में अवेलेबल है यहाँ। ठीक है सर, यहाँ तक कोई इशू है तो बता दें, वीडियो वाइंड अप करेंगे। अच्छा जैसे सर हम FBR की जो सेंसिस पे परचेज़ की है, जैसे FBR में नॉर्मली हमने देखा है कि एंट्रियाँ लगाती हैं तो अक्सर औकात वो उसका CNC पकड़ लेता है, जी जी, कभी कुछ पकड़ लेता है, मतलब सेम बंदे ऑनलाइन एंट्री में। ऑनलाइन एंट्री ठीक है। जो फाइल अपलोड भी करें ना, एंट्रियाँ लगाएं तो अक्सर औकात उसका CNC पकड़ लेता है, उसका नाम आता है। इसमें भी ऐसा ही है कि जो हम अपलोड करेंगे वही जाएगा। रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का कांसेप्ट किया ना, वो FBR तो सिंपल है, अगर एंट्री बनागा तो उसका CNC पिक कर लेगा। अगर PR में टैक्स पेयर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका ना तो CNC आएगा ना तो नेम आएगा। रजिस्टर्ड होगा तो उसका CNC भी आ जाएगा और उसका नेम भी आ जाएगा। ठीक नहीं, हम असल में नेक्स्ट सी के पॉइंट से पूछ रहे हैं ना
कि अगर वो Entries रजिस्टर्ड है के वक्त जो है ना, आप नेक्स्ट सी में एंट्री की वक्त ऑनलाइन फाइल की बात कर रहे हैं या ऑनलाइन एंट्री की बात कर रहे हैं? सर मैं ऑनलाइन फाइल की बात एंट्री फाइल अटैचमेंट की बात की बात कर रहा फाइल अटैचमेंट में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि आप एनटीएन नंबर दें तो वो खुद ही पिक कर ले, क्योंकि आप ऑफलाइन वर्किंग कर रहे हैं उसमें। हूँ। सर IPR में वैसे ये हो रहा है कि मैंने ये चीज़ देखी है, एंटीएन लगाते हैं अपलोड करके वो शीट देखते ऑफलाइन हैं। वर्किंग के ऊपर, जी सर, ऑफलाइन वर्किंग के ऊपर नहीं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। आप फाइल को सैंपल सेव करके टेम्पलेट को वर्किंग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि जब हम एनटीएन देते हैं तो सिस्टम उसको जो है ना CNAC में कन्वर्ट या नेम जी हाँ, CNAC कर देता है, उसका नाम भी PR में ऑफलाइन वर्किंग के अंदर जब आप डाटा फीड कर लेंगे अटैचमेंट के बाद आपको एरर देगा या उसकी अपडेशन अटैचमेंट के बाद। ठीक एरर उसी तरीके से देता है कि इसमें एंटीएन गलत है या इसमें जी नाम बिल्कुल, गलत अगर है। डेट आपने दी है गलत सारे तो- रेड कर देंगे। जी बिल्कुल, अगर तो आपने फॉर्मूलाज लगा के अटैच कर रहे हैं तो सिस्टम कैन नॉट बी सबमिटेड का उसका अटैचमेंट का एरर दे देगा। अगर आप किसी कॉलम में गलत एंट्री कर रहे हैं तो वो आपको हाईलाइट करेगा कि इस एंट्री में आपका एंट्री नंबर गलत है, अमाउंट गलत है, टैक्स डेट गलत है या डेट गलत है, वो एरर दे देगा। समटाइम ये होता है कि मेरी जो इनवाइस की डेट है, जी जी मैं अगस्त का रिटर्न सबमिट करना चाहता हूँ। इनवाइस की डेट हमने इशू क्या की थी, उसमें मल्टीपल डेट्स पे मल्टीपल एक ही क्लाइंट को मल्टीपल डेट में इनवाइस करनी पड़ती है, किसी को 4 को, किसी को 5 को, 10 को। तो आप कह रहे हैं कि इंडिविजुअल एंट्री करूँगा उसी इनवाइस की डेट के हिसाब से, तब जाके वो एंट्री एक्सेप्टेबल होगी, क्योंकि इनपुट उसकी जो डेट आ रही होगी, जो फिजिकल इनवाइस देखेगा जब इनपुट लेगा वो, तो पता चलेगा कि परचेजेस के अंदर उसकी इनपुट की इनवाइस जो फिजिकल इनवाइस है उस पर 4 डेट डली है और यहाँ पे उसकी 10 डेट डली है। ये रिफ्लेक्शन आएगी, एक्सेप्टेबल उसके लिए होगा कि वो लोड कर आप जो यहाँ से डाटा फीड करेंगे उसको reflect एग्जैक्ट वही डाटा उसके पास, उसमें चेंजेस नहीं होंगे, वो चेंज नहीं कर सकता। जो आपने यहाँ से लोड कर दी है वो एज इट इज वही लोड करेंगे वहाँ से। इसका मतलब मुझे अपने इनपुट करते वक्त एक चीज़ का ध्यान जी आप जब अपना इनपुट लोड करें तो एक्सेल शेप में उसको डाउनलोड कर लें, उसके साथ क्रॉस वेरीफाई करके आप इनपुट कर लें। और कैसे सर के जो टेम्पलेट है एज एन लोडिंग एरिया, अगर हम वो अपलोड कर रहे हैं